हेलो दोस्तों, अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 70 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। 71 एक ऐसा राज जो बाहर आया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। विवान की पुश्तैनी हवेली में एक आदमी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वो देखने से मिडिल एज का लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर थे और उसने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई थी। उसके पीछे 5 काले कपड़े पहने हुए आदमी खड़े थे जो उसके बॉडीगार्ड लग रहे थे। सामने सोफे पर दादाजी एक फोन को लेकर बैठे हुए थे और उसमें वीडियो देख रहे थे। वहीं विवान की दादी इस वक्त वेंटिलिया में थी और वहीं विवान की मां पीछे खड़ी हुई थी। दादाजी जो वीडियो देख रहे थे वो वीडियो कोई और नहीं बल्कि विवान की लद्दाख वाली वीडियो थी, जिसमें वो वहां टेररिस्ट को मार रहा था और उसने उस वक्त उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया था। वो सामने बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि अभियान बजाज था, जो कि विवान के दादाजी का बड़ा बेटा था और उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था। अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक होने के कारण विवान के दादाजी ने अभियान को कई साल पहले घर से बाहर निकाल दिया था। दादाजी की नजरें वीडियो से हटी और उन्होंने अपने सामने बैठे अपने बेटे को देखा, जो इस वक्त अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था। अभियान बजाज ने जब अपने पिता को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, देखो कितनी क्रूरता है ना आपके पोते में। आपने उसे मुझसे बचपन में छीन लिया क्योंकि आपको लगता था कि मैं उसे अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन पापा, आप एक बात भूल गए, वो मेरा ही खून है। उसे मेरे जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो ना, इतनी क्रूरता से तो मैं भी किसी को नहीं मारता जितनी क्रूरता से उसने उन लोगों को मारा। देखो, मैं मानता हूं कि वो आतंकवादी थे लेकिन थे तो इंसान ही। उसने एक बार भी नहीं सोचा उन्हें मारने से पहले। मुझे अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है। काश वो मेरे पास होता तो शायद मैं आज और भी ताकतवर होता। आशुतोष बजाज विवान के दादाजी ने गुस्से में अपने सामने बैठे अभियान बजाज से कहा, मेरे पोते की अपने से तुलना मत करो। वो मेरा पोता है। मैंने उसे पाला है। मुझे पता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है, वो तुम्हारे जैसा कातिल नहीं है। अभियान बजाज बोले, अरे पापा जी, आप बहुत मासूम हैं। ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि वो मासूम है। वो हत्यारा है। ये कहकर उसने पीछे खड़ी प्रेरणा को देखा और उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, क्यों प्रेरणा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा बेटा सच में मेरे जैसा नहीं है? प्रेरणा, जो पहले से ही अभियान को वहां देखकर डरी हुई थी, उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। हाथों को कांपने से रोकने के लिए उसने जल्दी से मुट्ठी कस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वहीं अभियान के चेहरे पर प्रेरणा को देखकर डेविल मुस्कान आ गई। अभियान ने फिर आशुतोष बजाज को देखा और कहा, कैसा लगेगा जब मेरे प्यारे बेटे को पता चलेगा कि वो असल में मेरा बेटा है, मेरा खून है, और उससे इतने सालों तक सच छुपाया गया है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ आ जाएगा। वैसे भी मेरे पास आप लोगों से कई ज्यादा पैसा है। मिस्टर आशुतोष बजाज गुस्से में बोले, उस पैसे को हम लात मारते हैं। तुम्हारे कमाए पैसे पर हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। और आज के बाद मेरे घर में आने की हिम्मत मत करना। मेरे पोते से दूर रहो वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। अभियान बजाज ने अपने जेब से रुमाल निकाला और बंदूक को साफ करते हुए कहा, पापा पापा, आप सच में बहुत भोले हैं। चलो ठीक है, इस मामले में वो आधा ही मुझ पर गया है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। आशुतोष बजाज का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंचने वाला था कि तभी अभियान ने आगे कहा, इस फोन में एक और वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। आशुतोष बजाज गुस्से में बोले, मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी। अभियान बजाज बोले, देख लीजिए, हो सकता है आपको अपने पोते के बारे में कुछ और पता चल जाए। आशुतोष बजाज ने अनिच्छा से अगली वीडियो चलाई जिसमें उन्होंने देखा कि विवान एक लड़की के साथ था और वो लड़की अचानक से आकर उसके गले लग गई थी। आशुतोष बजाज की आंखें छोटी हो गईं। ये शायद विवान का विला था जिसमें सिर्फ वही जाता था। वीडियो को देखते समय उनके एक्सप्रेशन वैसे ही थे। लड़की बस थोड़ी देर के लिए विवान के गले लगी थी, लेकिन विवान ने उसे तुरंत खुद से दूर कर दिया था। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, हो सकता है वीडियो पहले की हो। उनके दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे। तभी अभियान बोला, ये वीडियो कल की है और ये वो लड़की आप देख रहे हैं ना, ये विवान के बच्चे की मां बनने वाली है। आशुतोष बजाज ने जैसे ही ये सुना, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्होंने हैरानी से अपने सामने बैठे आदमी को देखा। वहीं पीछे खड़ी प्रेरणा भी हैरान थी। आशुतोष बजाज बोले, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
अभियान बजाज बोले, अरे पापा, ये बात बिल्कुल सच है। आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद पता करवा सकते हैं। ये लड़की विवान के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसने उसे विला में रखा हुआ है। अब आप बताओ, ये कैसे मेरे जैसा नहीं है? शादी कहीं और, बच्चा कहीं और, ये तो थोड़ी ना इंसाफी हुई ना, आपकी उस प्यारी बहू के साथ। आशुतोष बजाज का मन कर रहा था कि वो सामने बैठे इंसान का मुंह तोड़ दे, लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, चले जाओ यहां से, मैंने कहा अभी के अभी चले जाओगे। तुम यहाँ थोड़ी देर भी रुके तो फिर तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। अभियान बजाज बोले, अरे अरे पापा, इतना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? ये गुस्सा अपने पोते पर निकालिए ना, मैं तो बस यहाँ अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ मांगने आया था। आशुतोष बजाज बोले, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो बस विवान का बच्चा चाहिए। अभियान बजाज ने आराम से कहा। प्रेरणा और मिस्टर आशुतोष बजाज की आंखें छोटी हो गईं। मिस्टर आशुतोष बजाज बोले, क्या बकवास कर रहे हो? अभियान बजाज ने कहा, पापा, ये बकवास नहीं है, मुझे चाहिए। मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ। मुझे बच्चा चाहिए, और वो भी अपने बेटे का खून। या तो आप मुझे उसका बच्चा दे देंगे, या फिर मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा और उसे अपने साथ आने के लिए कन्विंस करूंगा। फिर वो आपका छोटा मोटा बिजनेस छोड़कर मेरे साथ काम करेगा। कितना मजा आएगा ना? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी ये हंसी आशुतोष बजाज के कानों में चुभ रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। ना तो तुम कभी अच्छे पिता बन पाए, ना अच्छे पति, और ना ही एक अच्छे बेटे। अभियान बजाज तुरंत बोले, लेकिन पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा दादा जरूर बनूंगा, जब मैं अपने इन हाथों से अपने पोते को खिलाऊंगा और उसे सब कुछ सिखाऊंगा। देखो पापा, मुझे इस वक्त इस वारिस की जरूरत है। मुझे पता है कि आप मुझे नालायक समझते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। इसलिए मुझे आगे संभालने वाला भी कोई चाहिए। मेरा अंडरवर्ल्ड में वारिस होना चाहिए, और मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपना वारिस घोषित नहीं कर सकता। मुझे बस विवान का बच्चा चाहिए, मुझे अपना खून चाहिए, और मैं इसे आपसे सीधे मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आपके लिए सम्मान की भावना है। वरना आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभियान बजाज का चेहरा सुर्ख हो गया। उनका मन कर रहा था कि वो अपने इस बेटे को जान से मार दे। इतने में अभियान बजाज उठा और अपने पापा से अंतिम बार कहा, ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। आप बस मुझे किसी भी तरह विवान का बच्चा दे दीजिए। अभी तो इसमें वक्त है, लेकिन समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं मिस्टर आशुतोष बजाज ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उन्हें काफी दर्द हो रहा था। प्रेरणा ने जब ये देखा तो जल्दी से आगे गई और बोली, पापा जी, आप ठीक तो हैं ना? ये कहकर उन्होंने जल्दी से नौकर को आवाज लगाए और कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय विवान अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने एक कॉफी का कप रखा हुआ था, जिसमें ब्लैक कॉफी थी। वो इस वक्त एक मीटिंग अटेंड करके आया था और अभी भी कॉफी पीते हुए एक फाइल देख रहा था कि उसका फोन बजा। फोन को देखे बिना उसने कान पर लगाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, विवान बेटा, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। तुम्हें समीक्षा का व्रत भी खुलवाना है, और हाँ, उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। इस तरह से मुंह उठाकर मत आ जाना। ठीक है दादी, मैं समझ गया। अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, फोन रख रहा हूँ। ये कहकर वो जैसे ही फोन काटने वाला था, तभी दादी फिर से बोली, ये एटीट्यूड ही मुझे तुम्हारा सबसे बेकार लगता है। इतना बिजी रहते हो कि अपनी पत्नी के लिए वक्त नहीं रहता तुम्हारे पास। जब अपनी पत्नी के लिए वक्त निकालोगे तभी तो कुछ होगा। विवान को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद उसे अचानक से सब कुछ समझ आ गया। वो बोला, दादी, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गई। दादी बोली, अरे, तो हमारे खानदान को वारिस चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी देर करो। ठीक है, मैं समझ गया, विवान ने कहा और फोन काट दिया। वो ज्यादा देर दादी के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वैसे भी उसकी दादी का काम ही क्या था, वो हमेशा उसे शादी और बच्चे का दबाव देती रहती थी। जब से वो एडल्ट हुआ था, तब से बस यही एक चीज का प्रेशर था। विवान जब शाम के समय अपनी कार में था, तो अचानक से उसे दादी की बात याद आई। दादी ने कहा था कि समीक्षा के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। उसने अपने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़कियों को क्या गिफ्ट दिया जाता है। विवान ने ड्राइवर से पूछा, अगर तुम्हें किसी लड़की को गिफ्ट देना हो, तो तुम क्या गिफ्ट दोगे?
ड्राइवर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, सर, मैं उसे वही गिफ्ट दूंगा जो उसे पसंद है। विवान ने उसकी बात सुनकर याद करने की कोशिश की कि समीक्षा को क्या पसंद है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया क्योंकि समीक्षा ने कभी उसे बताया ही नहीं था। ड्राइवर ने विवान को शीशे में देखा और समझ गया कि उसे नहीं पता कि उसकी बीवी को क्या पसंद है। तभी ड्राइवर की नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी और उसने कहा, सर, आप उनके लिए कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर औरतों को ज्वेलरी पसंद होती है। विवान की नजर भी तब तक ज्वेलरी शॉप पर चली गई। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और अंदर ज्वेलरी शॉप में चला गया। जैसे ही एक हैंडसम महंगे सूट में आदमी को ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अंदर आते देखा, वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, सर, आपको क्या चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे ज्वेलरी शॉप के मालिक के हाथ में आज एक बड़ी मछली फंसने वाली थी। विवान ने सब ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी पर नजर घुमाए और उसकी नजर एक रिंग पर चली गई। जब विवान वापस आया उस वक्त समीक्षा अपने कमरे में ही थी। उसने देखा, समीक्षा बेड के ऊपर बेसुध पड़ी है और उसकी हालत नाजुक लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का पसीना था और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। विवान ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? विवान की बात सुनकर समीक्षा ने धीरे से आंखें खोली। वो सो नहीं रही थी, बस उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसने विवान को वहां देखा तो वो जल्दी से बैठ गई और बोलना शुरू किया, विवान बजाज, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन यहाँ भूखी प्यासी थी। और मुझे एक बार चक्कर भी आ गया। और तुम देखो कैसे ग्लो कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तुम पानी के टंकी से बाहर निकले हो। विवान बोला, अच्छा, तो तुमने सच में मेरे लिए फास्ट रखा। मुझे लगा कि तुम तोड़ दोगी, तुम चाहोगी कि मैं मर जाऊं। समीक्षा बोली, ऐसा नहीं है। मैं तो नहीं रखना चाहती थी तुम्हारे लिए फास्ट, लेकिन पूरे दिन दादी मेरे साथ थी, और यहाँ तक कि नौकरानी भी, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और अब तक मुझे भूखा रहना पड़ा। मैं अभी अभी कमरे में आई हूं ताकि थोड़ी राहत की सांस ले सकूं। विवान उसके चेहरे को देख रहा था, वो सच में उसके लिए भूखी और प्यासी थी। समीक्षा ने फिर विवान की तरफ देखा, जो इस वक्त बाथरूम की तरफ जा रहा था। तभी समीक्षा ने उससे पूछा, क्या तुमने आज कुछ खाया? विवान ने कहा, हाँ, कॉफी पी और कुछ इटालियन खाना खाया। समीक्षा की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था, तो तुम्हें भी मेरे लिए व्रत रखना चाहिए था? ये तो नाइंसाफी हुई ना, कि सिर्फ पत्नी ही अपने पति के लिए व्रत रखें। विवान ने कहा, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। पत्नियां शादी के बाद पति का जीना हराम कर देती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे उनके लंबी उम्र के लिए कुछ करें। नहीं तो दुनिया का एक भी पति लंबी उम्र नहीं जी पाएगा। समीक्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, क्या वो सच में ताना मार रहा था? इसका मतलब था कि उसने उसका जीवन हराम कर दिया था। समीक्षा ने अपनी उंगली उसकी तरफ की, लेकिन तब तक विवान अंदर चला गया था। समीक्षा की मुट्ठी कस गई। उसका मन कर रहा था कि वो उसे चांटा मार दे, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की, तो फिर से चक्कर खाकर गिर जाएगी। पहले भी वो गिरने से बची थी। उसे अपने आगे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस उसने ली और फिर वापस बेड पर लेट गई। बाथरूम का दरवाजा खुला तो समीक्षा ने धीरे से कहा, विवान देखो, चांद आ गया। आज सुबह दादी ने विवान को करवा चौथ व्रत के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो जान गया था कि चांद निकलने पर ही समीक्षा अपना व्रत खोल सकती थी। विवान अभी बाहर से आया था, इसलिए वो जानता था कि अभी तक चांद नहीं निकला था। उसने बैठे बैठे अपना लैपटॉप उठाया और धीरे से कहा, बाहर तो बादल आए हुए हैं, लगता है आज चांद नहीं आएगा। समीक्षा तुरंत बैठ गई और बोली, क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? विवान ने लैपटॉप पर नजरें टिकाए हुए ही कहा, तुम खुद देख सकती हो। समीक्षा बोली, नहीं, मैं नहीं देख सकती। दादी ने मना किया है। मैं बस व्रत खोलते हुए चांद देख सकती हूँ। अगर मैंने अभी चांद को देख लिया तो हो सकता है तुम मर जाओ। विवान को अचानक खांसी आ गई। उसे बताया नहीं गया था कि अगर समीक्षा चांद देख लेगी तो उसे कुछ हो जाएगा। वैसे भी वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये रिचुअल्स थे, इसलिए वो घर वालों के लिए इन्हें फॉलो करता था। समीक्षा के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो खड़ी हो गई और बोली, अगर बादल हैं तो चांद नहीं दिखेगा। मैं खुद ही एक बार देख लेती हूँ। वैसे भी अगर बादल हैं तो चांद वैसे भी मुझे नहीं दिखेगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, विवान अचानक उसके सामने आ गया। उसने कहा, तो तुम कितनी एक्साइटेड हो मुझे मारने के लिए?
समीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, इस वक्त उसके पूरे दिन की थकान गायब हो गई। तारांकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे विवान उसकी थकान की दवा हो। जब भी वो उसके साथ लड़ाई करती थी, तब एनर्जी से भर जाती थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि आज उसे विवान को अपने पास ही रखना चाहिए था, ताकि वो पूरे दिन उसका चेहरा देखकर एनर्जी से भरी रहे। समीक्षा उसके साइड से जाते हुए बोली, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। तभी विवान ने उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसके कमर में हाथ डालते हुए उसने कहा, तुम सच में नहीं मानने वाली। उसकी आवाज कर्कश थी और उसका मर्दाना अंदाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। समीक्षा के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। विवान ने उसके चेहरे को देखा और अपना हाथ उसके गालों पर रख दिया। उसके गाल बिल्कुल सॉफ्ट थे, जैसे किसी बच्चे की स्किन। विवान को अच्छा लग रहा था। उसके गालों को सहलाते हुए उसने धीरे से कहा, जो भी हो, आज तुम कमाल लग रही हो। ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गई और साथ में उसका दिल भी बाहर आने को हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो विवान की बातों में डूबती जा रही हो। क्या उसके हार्मोन इतने ज्यादा उछाल मार रहे थे? लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा गया और वो धीरे से विवान के ऊपर गिर गई। उसका चेहरा विवान के सीने में छिप गया था। विवान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से उसका चेहरा हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गई थी। विवान ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। उसने सोचा कि शायद भूखे रहने की वजह से उसे चक्कर आ गया हो। कुछ देर बाद वहां डॉक्टर था। विवान और उसकी दादी बाहर थे। विवान ने अपनी दादी की तरफ देखकर कहा, दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। आपको नहीं लगता कि हमें उसे पानी पिलाना चाहिए? दादी ने बड़ी खिड़की के बाहर की तरफ आसमान में देखते हुए कहा, नहीं, चांद बस निकलने वाला है। चांद आधा निकल गया है, बस 10 मिनट में पूरा निकल जाएगा। हम इस व्रत को नहीं तोड़ सकते। विवान वहां से जाते हुए बोला, मैं उसका व्रत तोड़ देता हूँ। मैं अपने हाथों से उसे पानी पिलाऊंगा, चांद की कोई जरूरत नहीं है। दादी एकदम से बोली, तुम्हें मेरी कसम है, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ, डॉक्टर देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसे। विवान ने गुस्से में अपनी दादी को देखा। क्या सच में वो समीक्षा की जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी? उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऊपर से वो उसे अपनी कसम भी दे रही थी। वो उसे एक तरह से टॉर्चर कर रही थी, लेकिन वो इस बार उनकी बातों में नहीं आने वाला था। वो फिर से वहां से जाने लगा, तभी डॉक्टर बाहर आ गया। दादी ने जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखा और समीक्षा की परवाह करते हुए कहा, डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्होंने विवान की दादी की तरफ देखा और कहा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है और आपके लिए खुशखबरी भी है। विवान की दादी की आंखें हैरानी से थोड़ी छोटी हो गई और विवान भी डॉक्टर के सामने आ गया। दादी बोली, खुशखबरी? जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। वो फिर खुशी से बोली, मतलब मैं परदादी बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, अब आप जल्दी ही परदादी बनने वाली हैं एंड विवान, कंग्रेचुलेशंस। तुमने प्रोग्रेस कर ली। विवान, जिसे सदमा लगा था, वो वहीं जमकर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? समीक्षा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके बीच तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली आए और पूरी की पूरी उसके ऊपर ही गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता था। डॉक्टर वहां से चला गया और दादी जल्दी से अंदर आ गई। उन्होंने देखा कि समीक्षा धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। वो बैठने की कोशिश करने लगी, तभी दादी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे सहारा देते हुए कहा, आराम से मेरी बच्ची, अब तुम्हें बेहद ध्यान से अपने उठने बैठने का ख्याल रखना होगा। समीक्षा बोली, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। मैंने आज तक व्रत नहीं रखा, इसलिए शायद चक्कर आ गए। दादी खुशी से बोली, नहीं, नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें चक्कर कमजोरी से तो आए हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। समीक्षा ने पूरी तरह से आंखें खोली। उसने हैरानी से दादी को देखा और कंफ्यूजन में पूछा, कुछ और वजह है? लेकिन क्या? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मां बनने वाली हो। हाँ, तुम हमारे वारिस को जन्म दोगी और विवान भी अब पापा बनने वाला है। उसके सिर पर भी एक नई जिम्मेदारी आ गई है। जैसे ही समीक्षा ने दादी के पास सुना, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसकी मुद्री कस गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मां बनने वाली हूं। अचानक उसकी नजर विवान पर चली गई, जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आया था।
उसकी नजरें भी उसी पर थीं। अचानक समीक्षा के सामने वो रात का दृश्य आ गया और उसे यकीन हो गया कि वो उस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली है जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी। लेकिन विवान का क्या? उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा? समीक्षा की मुट्ठी और कस गई और वो विवान को देख रही थी। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे वो खामोश थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दादी बहुत ज्यादा खुश थी। तभी एक नौकरानी भागते हुए आई, चांद निकल गया है। दादी नौकरानी से बोली, आओ मेरी बहू को उठने में मदद करो। मैं जल्दी से दूसरी नौकरानी से सारा सामान तैयार करने को कहती हूँ। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन पहले मैं अपनी बहू का व्रत खुलवाऊंगी। उसने कुछ नहीं खाया है। दादी खुशी से बाहर चली गई और नौकरानी समीक्षा को खड़े होने में मदद कर रही थी। समीक्षा ने विवान से अपनी नजरें चुरा ली और धीरे से खड़ी हो गई। विवान के पास से होते हुए वो वहां से चली गई और विवान वहीं खड़ा रह गया। अभी तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, समीक्षा? वहीं कुछ देर बाद समीक्षा और विवान छत पर थे। दोनों एक दूसरे को कठोरता से देख रहे थे। समीक्षा की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे नजरें मिलाने की। दादी ने जैसा जैसा बताया उसने वैसा वैसा किया। अंत में विवान ने उसे पानी पिला दिया, जिससे दादी ने चैन की सांस ली। दादी ने फिर विवान से कहा, विवान अब मेरी बहू को गिफ्ट दो। मैंने तुमसे कहा था ना उसके लिए गिफ्ट लाने को। विवान ने समीक्षा को एक नजर देखा और फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं भूल गया। ये कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। दादी हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। वो बोली, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब तो बाप बनने वाला है, लेकिन फिर भी देखो इसकी अकड़। बेटी अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने एक लिफाफा निकाला और समीक्षा के हाथ में पकड़ा दिया, ये मेरी तरफ से। समीक्षा की आंखों के कोने आंसुओं से भीग गए थे। उसे विवान के लिए और खुद के लिए भी बुरा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर दादी के साथ नीचे खाना खाने आ गई। डाइनिंग टेबल पर दिन भर भूखी रहने के बावजूद उसे भूख नहीं थी। वहीं विवान भी धीरे धीरे अपना खाना खा रहा था। समीक्षा बस उसे ही देख रही थी, लेकिन विवान ने एक नजर भी उठाकर उसे नहीं देखा। खाना खाने के बाद जब समीक्षा ऊपर गई तो उसने देखा कि विवान वहां नहीं था। समीक्षा ने अपने होंठ मोड़ लिए। अंदर आते हुए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाए और जोर जोर से रोने लगी। साउंड प्रूफ दीवार होने के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। काफी देर तक बिस्तर पर रोने के बाद वो आखिर में 3 बाथरूम में चली गई। कैजुअल कपड़े पहनकर वो बाहर आए और बिस्तर पर बैठ गई। उसने दरवाजा पहले ही खोल दिया था और वो विवान के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन विवान काफी देर तक नहीं आया। मान्यता ने अभी दवाई खाई थी जो उसे दादी ने दी थी, इस वजह से उसकी आंख लगने लगी और वो इसी तरह से वहीं सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि वहां पर विवान नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा पैनिक हो गई। बिना कपड़े बदले वो वहां से बाहर आ गई। वो सीधा विवान के स्टडी रूम में गई, जहां पर विवान अक्सर होता था, लेकिन वो वहां नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा निराश हो गई। जब वो नीचे आई तो उसे पता लगा कि दादी भी वापस हवेली जा चुकी थी और विवान उन्हीं को छोड़ने हवेली गया था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, दादी भी चली गई, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अब मैं कैसे विवान का सामना करूंगी? क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? उसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ गई थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो उस इंसान के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो उसके बच्चे का बाप कौन होगा। वहीं जब विवान दादी को लेकर हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मॉम, डैड और दादाजी वही लिविंग रूम में पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। विवान के डैड किसी काम से अमेरिका गए थे। वो काम हो गया था, इस वजह से वो भी वापस आ गए थे। आसपास कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था और दादाजी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। अंदर आते हुए विवान की दादी ने कहा, अरे क्या हो गया जो हमें इतनी जल्दी में बुलाना पड़ा? आपको नहीं पता कि मुझे वहां कितने इंपॉर्टेंट काम करने थे? विवान भी बोला, क्या हुआ दादाजी? उसके दादाजी ने एक नजर उसे देखा और फिर दूसरी तरफ अपनी गर्दन घुमा ली। सबने उस तरफ देखा जहां एक कमरा बना हुआ था। विवान ने आंखें सिकुड़कर उस कमरे की तरफ देखा। आखिर ये सब चल क्या रहा था? तभी उसे वहां से एक लड़की आते हुए दिखाई दी। और जैसे ही विवान ने देविका को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गईं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने देविका को देख रहा है। वहीं देविका ने अपनी नजरें झुका ली और वहां तक धीरे धीरे चलकर आ गई। विवान के दादाजी ने विवान को देखा और धीरे से कहा, याद आया कौन है? वहीं दादी जी अब तक सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने भी देविका को देखा और कहा, हमें कैसे पता होगा कि ये कौन है? और आप प्लीज ये पहेलियां बनाना बुझाना बंद कीजिए और बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। दादाजी ने गुस्से में विवान की तरफ देखा और फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, पूछो अपने लाडले पोते से कि उसने क्या गुल खिलाए हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी नजर विवान की तरफ घुमाए और कहा, बताओ अपनी दादी को कि ये औरत कौन है और बताओ कि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, वो भी बिना शादी किए। जैसे ही विवान की दादी ने अपने पति की बात सुनी, उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उन्होंने पहले अपने पोते को देखा और फिर उस लड़की को। विवान की दादी की हैरानी की कोई हद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? विवान की दादी ने हैरानी से पूछा, कौन है ये लड़की, विवान? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? विवान ने देविका की तरफ गुस्से में देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान के दादाजी बोले, मैं लेकर आया हूँ इसे। मुझसे बात करो। ये तो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि तुम पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो। वरना पता नहीं क्या होता अगर ये बात बाहर आ जाती कि बीवी के होते हुए तुमने किसी और के साथ। ये कहते हुए वो चुप हो गए। उन्हें खुद भी बोलने में शर्म आ रही थी। वहीं विवान के पेरेंट्स वहीं खड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विवान के दादा ने पहले ही तय कर लिया था कि सिर्फ वही विवान से ही बात करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि विवान के लिए उनके घर में मौजूद सब लोग पिघल जाएंगे और वो ये नहीं चाहते थे। विवान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। विवान के दादाजी ने विवान की तरफ देखा, जो गुस्से में देविका को घूर रहा था। ये देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, इस लड़की को घूरना बंद करो। तुमने इसके साथ गलत किया है, समझे? विवान बोला, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। विवान के दादाजी बोले, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो फिर क्या है? तुम क्या सोचते हो कि हमें कुछ पता नहीं? कि हम पागल हैं? तुमने सोचा होगा कि तुम ये सब आराम से कर लोगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। मुझे तो उस बच्ची के लिए दुख हो रहा है, जो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो अच्छी बच्ची थी, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा किया। मुझे आज तुम्हें अपना पोता कहते हुए खुद पर शर्म आ रही है। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, दादी ने कहा, छोटी बहू प्रेग्नेंट है। जैसे ही सबने दादी की बात सुनी, सबके सब हैरान रह गए। वहीं विवान इस वक्त समीक्षा की प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा था और उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। अगर समीक्षा ने गलती की थी तो वो भी कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं था। लेकिन समीक्षा ने उसे चीट किया था। उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन होगा, लेकिन अगर वो आदमी उसके सामने आ गया तो वो उसे जान से मार देगा। उसने यही सोचा था। अगर ये उनकी शादी से पहले की बात होती तो फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अगर उनकी शादी के बाद समीक्षा ने ये सब किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सब कुछ तबाह कर देगा। उसने समीक्षा को कोई धोखा नहीं दिया था, न ही उसके साथ कुछ गलत किया था। जो भी हुआ था वो सब अनजाने में हुआ था। सोचते हुए अचानक से विवान के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। दादाजी ने भी अपने सर को पकड़ लिया। उन्होंने जो सोचा था वो ये था कि वो समीक्षा को ये सब बता देंगे और उसके बाद उसका फैसला होगा, विवान के साथ रहने या न रहने का। वो पहले उसकी पत्नी थी, इसलिए पहले उसका हक था कि वो इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन अब जो हालात थे, उसे उससे निपटने के लिए उन्हें समय चाहिए था। वो भी उनके घर के वारिस को जन्म देने वाली थी। वहीं विवान इस वक्त समीक्षा से बात करना चाहता था। उसने पहले सबकी तरह नजर घुमाए और फिर आखिर में देविका को देखा। उसके बाद उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, मैं जा रहा हूं। दादाजी ने हैरानी से उसे देखा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम जा रहे हो? तुम आखिर इस तरह से कैसे जा सकते हो? यहाँ हम तुम्हें लेकर परेशान हैं और तुम यहाँ से जा रहे हो। विवान ने कहा, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। दादाजी ने देविका की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये कौन है? उस वक्त अपनी वाइफ का ख्याल नहीं आया जब इस औरत को तुमने अपने विला में सजा कर रखा हुआ था। विवान ने जवाब दिया, आप इसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि पूरी सच्चाई क्या है? ये कहकर वो वहां से मुड़ा। उसके दादाजी उसे आवाज देते रहे, लेकिन वो नहीं रुका और वहां से चला गया। उसके जाते ही विवान के डैड ने कहा, ये पूरा भाई साहब के ऊपर गया है, किसी की भी नहीं सुनता।
जैसे ही उन्होंने ये कहा, प्रेरणा, विवान के दादाजी और दादी जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। विवान की दादी गुस्से में बोली, तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैंने क्या कहा था कि उस इंसान की बात इस घर में नहीं होगी। विवान के डैड बोले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, उनकी नजर देविका पर चली गई। कहते कहते रुक गए और वहां से जाते हुए बोले, खैर जो भी हो, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप लोग इसे संभालिए, मैं जा रहा हूं अपना काम निपटाने। ये कहकर वो आराम से वहां से चले गए। विवान के दादाजी गुस्से में बोले, एक भी अच्छा बेटा पैदा नहीं किया मैंने, दोनों के दोनों नालायक। मैंने अपने पोते को सबसे बेहतर समझा, तभी उसके नाम सब कुछ कर दिया, लेकिन अब ये कहकर उन्होंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ झुका ली। विवान बाहर आकर कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। विला पहुंचकर वो सबसे पहले समीक्षा को देखने के लिए ऊपर गया। क्या वो कॉलेज चली गई होगी, उसने अपने आप से कहा। कहीं वो कॉलेज का लड़का तो नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा जब समीक्षा उसे उस लड़की के बारे में बताएगी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो समीक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उससे उसके के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही विवान कमरे में पहुंचा, समीक्षा, जो सोफे पर 8:26 ही याओपिन बैठी हुई थी, तुरंत खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, विवान। विवान जल्दी से उसके पास आया और उसकी दोनों कंधों को तेजी से पकड़ लिया, इतना कि समीक्षा को दर्द होने लगा। विवान, मुझे दर्द हो रहा है। विवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दर्द? सच में तुम्हें दर्द हो रहा है? और जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसका क्या? बताओ, किसका है? जैसा कि समीक्षा ने सोचा था, विवान की हरकतें वैसी ही थीं। वो पागल हो रहा था। आखिर कोई भी मर्द, चाहे वो अपनी बीवी से कितना भी प्यार न करता हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी के पेट में किसी और का बच्चा हो। समीक्षा काफी ज्यादा घबरा गई थी। विवान के गुस्से को देखकर उसने पहली बार उसका ये रौद्र रूप देखा था, जो उसे डरा रहा था। उसके अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे नहीं पता था कि उसे विवान को क्या कहना है और क्या नहीं। वो तेजी से सुबकने लगी और आंसू उसकी आंखों से नीचे बहने लगे। विवान ने उसके आंसुओं को देखा और कहा, नौटंकी, तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। समीक्षा ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। विवान और भी इरिटेट हो रहा था। वो उसे जवाब जानना चाहता था, लेकिन समीक्षा कुछ नहीं कह रही थी, जिससे उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। जो सवाल उसके दिल को छेद कर रहा था, आखिर उसने पूछ ही लिया, कब की बात है? शादी से पहले की या शादी के बाद की? ये कहते हुए उसने उसे पूरी तरह हिला दिया। बताओ मुझे। समीक्षा ने धीरे से जवाब दिया, शादी से पहले की। ये सुनकर विवान का गुस्सा, जो चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उसे कंट्रोल करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। शादी से पहले की बात थी, हाँ। उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो? जैसा कि समीक्षा उसे इंसान को जानती भी नहीं थी, उसने अपनी गर्दन में हलचल की और कहा, नहीं। ये सुनकर विवान का दिल थोड़ा शांत हो गया। अगर वो सच बोल रही थी, तो उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा था। चाहे शादी से पहले की बात हो, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा लग रहा था कि उसकी बीवी किसी और के साथ थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन हर किसी की एक पास्ट लाइफ होती है, और वैसे भी गलती उसी ने की थी। उसी ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी, तो फिर वो इतना गुस्से में क्यों था? उसने उसके कंधों को छोड़ दिया। अगर वो कुछ देर और नहीं रुका, तो इस लड़की को जान से मार देगा। वो वहां से बाहर आ गया और उसने दरवाजा जोर से पटक दिया। समीक्षा रोते हुए नीचे बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने क्या गलती की थी, माता रानी, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये कैसी गलती है जो मैंने कभी की ही नहीं, और उसकी सजा मुझे मिल रही है। समीक्षा ने अपने पेट पर हर हाथ रख दिया। उसे सच में अंदर एक नन्ही सी जान होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसे ये बता रहे थे, जैसे वो इस बच्चे के लिए खुश नहीं थी। ना ही वो इस बच्चे के बाप को जानती थी और ना ही उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। अचानक से तभी दरवाजे से आर्यन भागते हुए अंदर आया। वो अब कुछ देर पहले ही सोकर उठा था, नौकरानी से नहला दिया था और वो समीक्षा से मिलने की जिद कर रहा था। वो जल्दी से समीक्षा के पास आया और उसे लिपटते हुए बोला, दीदी दीदी, मैं आ गया। लेकिन समीक्षा इतनी अपने आप में खोई हुई थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया।
इससे पहले कि आर्यन कुछ और कहता, वो जल्दी से अलग हुआ और उसने समीक्षा के चेहरे की ओर देखा। जैसे ही उसने समीक्षा के चेहरे को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो रो रही थी। उसने कहा, दीदी, आपको क्या हुआ? समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम यहाँ। आर्यन ने अपनी गर्दन हिला दी और उसके पास बैठते हुए कहा, आपको क्या हुआ? क्या विवान अंकल ने कुछ कहा? मुझे पता है, उन्होंने ही कुछ कहा होगा। वो इतने खड़ूस हैं। मैं उन्हें बोलूंगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को परेशान करने की। समीक्षा ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो भी हुआ है, वो सब मैंने किया है। आर्यन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, आप कभी गलत नहीं कर सकती। गलत तो विवान अंकल ने किया होगा। मैं जानता हूं, आप तो प्यारी दीदी हैं। आप कभी गलत नहीं कर सकती। प्लीज चुप हो जाए। ये कहकर वो जल्दी से फिर से उससे लिपट गया, जिससे समीक्षा को थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी एक नौकरानी जल्दी से वहां आई। आर्यन बेबी, आपका फोन बज रहा है। ये लीजिए, शायद आपके पापा का फोन है। आर्यन जल्दी से उठा और फोन लेने के लिए गया। फिर वापस से समीक्षा के पास आ गया। उसने फोन की तरफ देखते हुए कहा, पापा की वीडियो कॉल आई है। समीक्षा ने जैसे ही सुना, वो वहां से हटना चाहती थी ताकि आर्यन वीडियो कॉल पर बात कर सके, क्योंकि वो उसके पास ही बैठा था। इससे समीक्षा का चेहरा भी रुद्र को दिख जाता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, आर्यन ने फोन उठा लिया। तारांकन, पापा, पापा, आप कैसे हैं? सामने से रुद्र ने कहा, मैं अच्छा हूं, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं, पापा, आर्यन ने जल्दी से जवाब दिया। अचानक से रुद्र की नजर समीक्षा पर गई। समीक्षा दूसरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छा, अच्छी बात है, तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया वहां? आर्यन जल्दी से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा बच्चा बनकर रात को सोया और मैंने विवान अंकल और समीक्षा दीदी को पूरा पूरा वक्त दिया, ताकि वो एक दूसरे के साथ बातें कर सके। लेकिन पापा, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। बातें करने के बजाय उन्होंने लड़ाई की। आर्यन जो भी उसके मन में आ रहा था, वो बोलता जा रहा था। रुद्र को बड़ी हैरानी हुई। उसने आर्यन को सिखाया तो था कि विवान और समीक्षा को एक साथ समय देना है, लेकिन उसे ये बताना भूल गया था कि ये बात किसी और से नहीं कहनी है। रुद्र ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, आर्यन बेटा, क्या तुमने खाना खा लिया? आर्यन ने फिर से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने नहाने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था। विवान ने उसकी देखभाल के लिए पहले से ही नौकरों को कह दिया था कि उसे सही समय पर खाना खिलाया जाए। इसलिए एक नौकर हमेशा उसके आसपास होता ही था। वही रुद्र की नजर फिर से समीक्षा पर पड़ी। समीक्षा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने आर्यन से कहा, ठीक है आर्यन बेटा, मैं आज वापस आ जाऊंगा। आर्यन खुश हो गया। उसने कहा, सच में, पापा? रुद्र ने कहा, हाँ, मैं भी निकलने वाला हूँ। ठीक है, पहुंचने के बाद मिलते हैं। फोन काटने के बाद आर्यन ने फिर से समीक्षा की तरफ देखा, जो अभी उदास लग रही थी। जल्दी से उसने उसके बाजू को पकड़ लिया और कहा, दीदी, चलो ना, खेलते हैं। समीक्षा ने अब जाकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वो बोली, बेटा, आप केयरटेकर के साथ खेल लीजिए, मैं अभी आपके साथ नहीं खेल सकती। आर्यन जो भी हो, एक आज्ञाकारी बच्चा था। ये देखकर कि समीक्षा थोड़ी परेशान है, वो जल्दी से सोफे से कूद गया और बोला, ठीक है, मैं केयरटेकर के साथ खेलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं समीक्षा अभी भी वहीं बैठी थी। वो कितने वक्त तक वहां बैठी रही, उसे खुद भी नहीं पता था, जब तक कि उसका फोन नहीं बजा। उसने देखा, दादी का फोन आ रहा था। उसने पहले अपना गला साफ किया और फिर फोन उठाया। हेलो दादी। सामने से दादी ने कहा, अरे, कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। वरना तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं आती। मुझे अभी भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। समीक्षा जल्दी से बोली, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दादी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी बोली, अच्छा, यही सुनना चाहती थी। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। वैसे तो मैंने तुम्हारे ख्याल रखने के लिए पहले से ही सबको कह दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। और हाँ, विवान आजकल काम को लेकर बहुत स्ट्रेस में है। अगर वो तुम्हें कुछ कह दे तो उसकी बात का बुरा मत मानना।
और अगर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे तो तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। समीक्षा ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुरा दी। विवान का परिवार कितना अच्छा था। विवान का परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, चाहे कभी उसे विवान के खिलाफ ही क्यों न होना पड़े। लेकिन अब क्या होगा जब उनके परिवार को ये पता लगेगा कि उसके पेट में उनके खानदान का बच्चा नहीं, बल्कि किसी और का बच्चा पल रहा है। समीक्षा की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू गिर गए। तभी दादी ने कहा, क्या हुआ समीक्षा बेटा, चुप क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान ने तुम्हें कुछ कहा हो? समीक्षा तुरंत बोली, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवान ने कुछ नहीं कहा। दादी बोली, अच्छा ठीक है, फिर अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है दादी। समीक्षा ने कॉल काट दिया। तभी उसे कुहू का कॉल आया। कुहू आज बहुत परेशान थी क्योंकि ईशाना कॉलेज नहीं आई थी। और कॉलेज जाकर उसे पता लगा कि वो अकेली आई थी और यहाँ तक कि समीक्षा भी कॉलेज नहीं गई थी। सुबह से कुहू दोनों को फोन कर करके परेशान थी, लेकिन किसी ने भी उसके कॉल का एक भी जवाब नहीं दिया था। समीक्षा वैसे भी कुहू से बात नहीं करना चाहती थी। उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और वापस से सोफे पर बैठ गई। रात के 10 बजे बज रहे थे और रुद्र अभी अभी लंदन से वापस आया था। जैसे ही वो फ्लाइट से नीचे उतरा, सबसे पहले उसे अमन का कॉल आया। अमन ने जो उसे बताया, उसे सुनकर वो सीधा उनकी पुरानी जगह पर आ गया। ये कोई और जगह नहीं, बल्कि अमन का फार्म हाउस था, जहां वे अक्सर आते रहते थे। लेकिन आज वहां का माहौल खुशनुमा नहीं, बल्कि पूरी तरह से अजीब था। विवान ने पूरी 10 बोतल अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी और अभी भी रुक नहीं रहा था। अमन ने जल्दी से उसके हाथ से बोतल छीन ली और कहा, भाई, हो क्या गया है? आखिर ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? ना ही तुम हमें कुछ बता रहे हो, ना ही कोई हिंट दे रहे हो। अगर कुछ बात है तो बताओ। हम दोस्तों के बीच आज तक कभी कुछ छुपा है क्या? वहीं शौर्य ने भी जल्दी से कहा, बताओ विवान, आखिर क्या हुआ? विवान अपना सिर पीछे किए हुए काउच पर बैठा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अमन बोला, अरे किसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? हमें भी बताओ। वही रुद्र अंदर आते हुए बोला, शायद ये समीक्षा भाभी की बात कर रहा है। शौर्य और अमन की आईब्रो उठ गईं। दोनों ने एक साथ कहा, क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? रुद्र ने गर्दन हिला दी और पास के काउच पर बैठते हुए विवान की हालत देखी, जो आंखें खोलकर अब उसे ही देख रहा था। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाए और रुद्र की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम दूर रहो हमारी फैमिली मैटर से, समझे? रुद्र ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा। जब से विवान ने शादी की है तब से कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। काश ऐसा होता कि उसने शादी नहीं की होती, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ देता है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं और जरूर उसने कुछ ऐसा ही किया होगा। ये इंसान कभी अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस तो नहीं करता, और एक्सप्रेस करने की जगह दूसरे को और ज्यादा हट कर देता है। एक गहरी सांस लेकर रुद्र ने कहा, जो भी है, बताओ विवान, क्या बात है? जिसे तुम फैमिली बोल रहे हो, वो हमारी भी फैमिली है। तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। हमने कभी भी एक दूसरे की फैमिली को पराया नहीं समझा। अमन ने भी अपनी गर्दन हिलाई। अमन ने विवान से कहा, विवान, बताओ क्या हुआ है? विवान ने अपने गार्डन को पूरी तरह से पीछे की तरफ किया और धीरे से कहा, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अमन उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी रुद्र ने अपना हाथ दिखाकर उसे मना कर दिया और कहा, इसे सोने दो। इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। शौर्य ने भी रुद्र का साथ देते हुए कहा, रुद्र सही कह रहा है। हम कल विवान से बात करेंगे, अभी इसे सोने देते हैं। ये कहकर उन तीनों ने विवान को एक कमरे में सुला दिया, लेकिन इतनी शराब पीने के बाद इंसान की आंखों में नींद कहाँ थी। कुछ देर बाद ही वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वहीं रुद्र, शौर्य और अमन तीनों दूसरे कमरों में सोए हुए थे, लेकिन वे बहुत गहरी नींद में थे। शायद वे भी विवान की वजह से थक गए थे, और उन्होंने भी शराब पी थी, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि विवान वहां से निकल गया है। वहीं बात रही विवान की, तो वो शराब पीने के बाद भी होश में था। वो बस रुद्र, अमन और शौर्य के सामने कुछ बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने पूरे होश में था। उसे सब याद आ रहा था, शराब पीकर भी। उसके दिमाग में सिर्फ समीक्षा का चेहरा आ रहा था। जब वो वापस से वेंटिलिया पहुंचा तो उसका पूरा स्टाफ सो चुका था। जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने समीक्षा को सामने सोए हुए देखा। वो सिकुड़कर सो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो इससे पहले बहुत ज्यादा रोई थी और थकी हुई लग रही थी। तारांकन धीरे धीरे चलकर विवान उसके पास गया। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बेड के ऊपर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। तभी उसे समीक्षा की आवाज सुनाई दी, नहीं, मेरी गलती नहीं है। सच में, विवान, मैं सच कह रही हूं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सच कह रही हूं। 8:30। जैसे ही विवान ने सुना, वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। धीरे से उसके पास गया और उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आते ही समीक्षा रिलैक्स हो गई। विवान उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। उसका दिल बहुत बेचैन था और उसका दिमाग कह रहा था कि वो समीक्षा को बाहर निकाल दे। लेकिन फिर भी वो अपने दिल के आगे झुक गया। वो न चाहते हुए भी उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। 75, तुम कहीं नहीं जा सकती। समीक्षा का चेहरा वो लगातार देख रहा था। पता नहीं क्यों वो यूं ही आंखें खोले लेटा था, सोया नहीं था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे नींद उससे कोसों दूर थी। इतनी ज्यादा शराब पीने के बाद भी वो इस तरह से आंखें खोले लेटा हुआ था जैसे अभी सोकर उठा हो। वो बस उस लड़के के बारे में सोच रहा था जिसके साथ समीक्षा पहले थी, और उसे ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि वो लड़का कौन होगा जो समीक्षा के इतने करीब होगा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। समीक्षा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वो इतना पागल हो गया था कि ये सब तो भूल ही गया। वो अब वहां से जाना चाहता था। उसने देखा तो रात के 1 बजे बज रहे थे। फिर उसने समीक्षा के चेहरे को देखा और इस वक्त वहां से जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया, लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, वो वहां से उठ गया और तैयार होकर बाहर आ गया। वो वापस अमन के फार्म हाउस पर आया। उसने देखा कि अमन, शौर्य और रुद्र सो रहे थे। पहले वो रुद्र के पास गया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया। रुद्र, मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्र चौंका, अभी भी आधी नींद में था। उसने अपनी आंखें छोटी करके सामने विवान को देखा, लेकिन जैसे ही उसने विवान को देखा, उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गई और वो बैठ गया। जैसी उसकी हालत रात में थी, वैसी तो अब बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक लग रहा था और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल तैयार होकर अपने बिजनेस सूट में वो वहां खड़ा था, जैसे वो और दिनों में रहता था। विवान ने रुद्र की हैरानी भरी नजरों को इग्नोर किया और फिर कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रुद्र भी बेड से नीचे आ गया। वो भी उससे बात करना चाहता था कि आखिर उसे हो क्या गया है। इसी वक्त अमन का फोन भी बजा और वो भी साथ वाले कमरे से बाहर निकला। जब उसने रुद्र और विवान को एक साथ बाहर आते देखा तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि विवान इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। उनके पास से गुजरते हुए रुद्र ने अमन को नीचे आने का इशारा किया। अमन ने अपनी गर्दन हिलाई और जल्दी से शौर्य को जगाकर नीचे आ गया। अब तीनों उसके सामने बैठे हुए थे। विवान वहां सबसे गंभीर लग रहा था और उसकी कोहनी काउच पर टिकी हुई थी। अमन ने जल्दी से कहा, विवान यार, जो भी बात है जल्दी बताओ। मेरा दिल धक धक कर रहा है, अब क्या हो गया? विवान ने तीनों की ओर देखा और फिर रुद्र से कहा, मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या तुम्हें उस लड़की का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है? वो समझ गया था कि विवान किसकी बात कर रहा था। विवान ने अपनी गर्दन हिलाई। तभी अमन ने कहा, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि वो लड़की ही थी जिसके साथ तुम थे? विवान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की वो नहीं थी। मैं 100% श्योर हूं। अमन तुरंत बोल उठा, अरे श्योरिटी का क्या होता है? तुम तो उस वक्त नशे में थे, तो कैसे पता होगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं? अब देखो, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अमन ने विवान को घूर कर देखा और फिर अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक ली। वो ऐसा बंदा था जो सीरियस सिचुएशन में भी हंसी मजाक करने लगता था। शौर्य ने कहा, ये ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो पता लग जाएगा कि लड़की झूठ बोल रही है या सच। तो ठीक है, अब मैं इंतजाम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है, विवान, तुम्हारे लिए ये सब करना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो ये सब कर रहा है। और रुद्र, अगर ये करेगा तो फिर उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है अगर ये बात बाहर आए। रुद्र सेलिब्रिटी है, उसे इन सब से दूर रहना चाहिए। अमन भी सोच में पड़ गया। उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा था? वो भी ये काम कर सकता था, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, रुद्र ने कहा, विवान, मैं समझ गया। जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा।
लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कल रात तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया? शौर्य और अमन भी एकदम चुप हो गए और विवान की तरफ देखने लगे। वो भी जानना चाहते थे कि विवान कल किस बारे में बात कर रहा था। जैसा कि रुद्र कह रहा था, क्या वो सच था? क्या ये सब समीक्षा की वजह से था? विवान जो भी था, वो उन्हें नहीं बताना चाहता था। जो असल बात थी, वो समीक्षा और उसके बीच की थी। पता नहीं क्यों, इस बार वो उन्हें कुछ नहीं बता सकता था। जबकि उनके चारों के बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहती थी। उनकी नजरों को देखते हुए विवान ने कहा, कुछ खास नहीं है। मैं बस उस लड़की को लेकर परेशान हूं, क्योंकि उसके बारे में सबको घर में पता लग गया है। वो तीनों हैरान रह गए विवान की बात सुनकर। तीनों का रिएक्शन एक जैसा था। तुम क्या कह रहे हो? एक साथ उन तीनों की आवाज निकली। विवान ने कहा, हाँ, दादाजी ने उस लड़की को हवेली में ही रखा है। अमन जल्दी से बोला, और भाभी, क्या उसे भी इस बारे में पता है? विवान ने मना करते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात ज्यादा देर तक छुपी रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सच जो भी है, जल्दी से जल्दी सामने आए। अमन के दिमाग में बहुत समय से सवाल चल रहा था। उसने कहा, अगर वो तुम्हारा ही बच्चा निकला तो क्या तुम भाभी को तलाक दे दोगे? विवान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, कभी नहीं। मैं उसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। शौर्य ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, ओह, इतना प्यार करते हो, पहले तो तुम भाभी का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनके बिना रह नहीं सकते। लगता है तुम्हें भाभी से प्यार हो रहा है। विवान अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए बोला, प्यार? वो क्या होता है? मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। और जहां तक बात उसकी है, तो अभी के लिए वो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो फिर मेरे घर वाले मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, और मैं इस वक्त किसी और से शादी नहीं कर सकता। खासकर उस देविका नाम की औरत से। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रुद्र भी शूटिंग के लिए चला गया। अमन कुछ और देर वो वहां पर रुकना चाहता था, इसलिए वो वापस से सो गया। शौर्य विवान के काम के लिए डॉक्टर से मिलने चला गया। वहीं समीक्षा जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि विवान नहीं था। इसका मतलब रात में वापस नहीं आया था। लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो आया था? वो बहुत गहरी नींद में चली गई थी, क्योंकि दिन भर रोने की वजह से वो बुरी तरह से थक गई थी। इसलिए जब उसकी आंख लगी तो वो दोबारा नहीं उठी। लेकिन फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि वो पास ही था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, क्या सच में विवान यहाँ था? ये सोचकर वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और नीचे आ गई। नीचे नौकरानी से उसे पता लगा कि विवान रात में वापस आया था और सुबह ही निकल गया। ये सुनकर समीक्षा को चैन की सांस मिली। वो ऊपर आ गई कमरे में और तैयार होकर उसने अपना सामान पैक किया। उसका ज्यादा सामान नहीं था, ज्यादातर सामान वही था जो विवान के परिवार ने उसे दिया था। विवान के परिवार के साथ उसकी अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं। एक गहरी सांस लेकर उसने आसपास देखा। विवान के साथ रहे हुए उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जाने क्यों उसे यहां से जाते हुए थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। अंदर एक भारीपन था। उसने फैसला कर लिया था कि वो विवान से तलाक ले लेगी। और वैसे भी विवान भी यही चाहता होगा, क्योंकि कौन आदमी किसी और के बच्चे को अपना मानेगा। वो अपना सामान लेकर नीचे आ गई। जैसे ही नौकरानी ने उसे वो वहां देखा, वो जल्दी से उसके पास आए। मैडम, आप कहीं जा रही हैं? समीक्षा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। नौकरानी को लगा कि शायद समीक्षा कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। उसे नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए अपने घर जा रही थी। समीक्षा किसी को ये सब नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे अंदर से बुरा लग रहा था। वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा उसे सब समझते थे। वो तो विवान के घर वालों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी। तारांकन जैसे ही वो बाहर आई, ड्राइवर उसके पास जल्दी से आया। मैडम, आपको कहाँ जाना है? समीक्षा ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर ने फिर कुछ नहीं कहा। तभी अचानक गेट से एक ब्लैक लग्जरी कार अंदर आई। शीशे से विवान ने समीक्षा को देखा और कार वहीं रोकने के लिए कहा। उसके साथ आज उसका असिस्टेंट भी था। असिस्टेंट जल्दी से कार को पार्किंग में लगाने के लिए चला गया और विवान कार से उतर गया। कार से उतरते हुए विवान ने समीक्षा को देखा और फिर उसकी नजर उसके बैग पर गई। उसे कुछ समझ आ रहा था। धीरे धीरे चलकर वो उसके पास आया। समीक्षा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो विवान का चेहरा नहीं देखना चाहती थी।
उसके लगेज की तरफ देखते हुए विवान ने कहा, कहाँ जा रही हो? समीक्षा ने धीरे से जवाब दिया, घर। अब आपको मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। मैं घर जा रही हूँ। आप डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। विवान ने अपनी पेंट की जेब में हाथ डालते हुए कहा, सच में? किसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ? समीक्षा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आप मुझे तलाक नहीं देंगे? विवान ने अपनी गर्दन न में हिला दी। तभी समीक्षा को याद आया कि विवान इतनी आसानी से शायद उसे नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि उसने शादी उसे टॉर्चर करने के लिए की थी। तो क्या वो इसलिए उसे तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है? समीक्षा बोली, प्लीज अब ये खेल खत्म कीजिए। वैसे भी शादी में हम दोनों की रजामंदी नहीं थी। अब मुझे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज आप घर में सबको बता दीजिए। ये कहकर समीक्षा वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। विवान की आवाज में कठोरता थी। उसका चेहरा सख्त हो गया था। ये लड़की सच में उसे छोड़कर जा रही थी। पता नहीं क्यों, इस बात से वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसे जब भी लगता कि देविका उसके साथ खेल खेल रही है, और ये सोचते हुए कि शायद समीक्षा वही लड़की थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी, तभी समीक्षा कुछ ऐसा कर देती कि उसका विश्वास डगमगाने लगता। अगर समीक्षा ने उसके साथ रात बिताई होती, तो वो कभी ना कभी इस बारे में बात करती। लेकिन उसने आज तक कभी इस बारे में बात नहीं की। वो तो नशे में था, लेकिन वो तो नशे में नहीं थी। यही बात उसे परेशान कर रही थी। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर वो क्या करेगा? लेकिन वो इतना तो तय कर चुका था कि वो समीक्षा को कभी तलाक नहीं देगा। समीक्षा ने उसके हाथ को देखा जो उसने पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, विवान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या होगा आगे जानने के लिए अगला भाग देखें।